Hello everyone, welcome to my channel. Let's start with today's editorial and new words. आज जो 4 आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं उनमें से पहला है यूजिंग ऑल ऑप्शंस। यहाँ पे इंडिया के वैक्सीनेशन प्रोग्राम और उसके आगे के रास्ते के बारे में बताया हुआ है, वो हम पढ़ेंगे। सेकेंड इज़ आर्टलेस एंड हार्टलेस। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्लान है उसके बारे में राइटर अपने व्यूज़ दे रहे हैं, उसे हम पढ़ेंगे। थर्ड इज़ द रोड फ्रॉम लद्दाख इज़ पेव्ड विद डिसरप्शंस। तो इंडिया और चाइना के रिलेशंस और बाउंड्री इश्यूज़ के बारे में यहाँ डिस्कशन किया हुआ है, उसे देखेंगे। और लास्ट है इट इज़ गेटिंग फ्रॉम बैड टू वॉर्स फॉर वेमेन वर्कर्स। तो इस पेंडेमिक की सिचुएशन में वेमेन वर्कर्स के लिए क्या क्या सिचुएशन आई है और उनकी हालत किस तरह से ख़राब हुई है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले आर्टिकल से, जो कि है द रोड फ्रॉम लद्दाख इज़ पेव्ड विद डिसरप्शंस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मैप पर कुछ जगह देखेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ गलवान वैली, ये वाला पॉइंट। सेकंड है गोगरा, दैट इज़ ये वाला पॉइंट। और इसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे है हॉट स्प्रिंग, ये तीसरा पॉइंट हमें समझना है। फोर्थ है पैंगोंग त्सो लेक, पैंगोंग त्सो लेक, जो कि ये इसका नॉर्थ बैंक है और ये इसका साउथ बैंक है। और हमें जो पढ़ना है यहाँ पे एक दो लोकेशंस और देखनी है, जो कि है देपसांग प्लेन, जो कि इस गलवान वैली के जस्ट ऊपर ही यहाँ पे है देपसांग प्लेन। तो चलिए हम देखते। और एक और पॉइंट है देमचोक, जो कि यहाँ पे लोकेटेड है, इस वाले पोर्शन में है देमचोक पॉइंट। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं और इसके थ्रू हम आर्टिकल्स को समझेंगे। अब मेन जो इशू फ़िलहाल है इंडिया और चाइना के बीच में, वो ये लेक है। और इस लेक के आसपास देखिए ये लेक है। इस लेक के ऊपर आपको 4 फिंगर्स दिखा रखी हैं। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ। तो ये 8 फिंगर्स यानी 8 माउंटेन की पीक्स हैं जिनको लेकर इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट है। इंडिया जो अपना टेरिटरी क्लेम कर रहा है वो यहाँ तक, यानी फिंगर 6 तक, और चाइना क्लेम करता है कि उसकी टेरिटरी फिंगर 4 तक आती है। तो इसी को लेकर ये जो बीच का डिस्प्यूट, यानी ये वाला जो एरिया है फिंगर 4 से लेकर फिंगर 6 के बीच में, यानी ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है कि लास्ट ईयर ही इंडिया और चाइना के बीच में ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, बॉर्डर टेंशंस। और यहाँ पे टोटल 8 एरिया को इन्होंने 7 प्लेसेस हैं जो इस बॉर्डर प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व हो गए थे। फर्स्ट है देपसांग प्लेन, जो हमने देखा यहाँ पे कहीं पे है। सेकंड है गलवान वैली, जो हमने उसके जस्ट नीचे देख रहा है। फिर थर्ड है गोगरा, जो कि हमने यहाँ पे देखा, यानी ये वाला पॉइंट है। फोर्थ है हॉट स्प्रिंग, जो इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे है। फिर हमने देखा नॉर्थ बैंक, यानी जो ये लेक है पैंगोंग त्सो लेक। और लास्ट वाला पॉइंट है ये देमचोक। और एक यहाँ पे बात और आएगी कैलाश रेंज की। तो इस सब के थ्रू हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए ये जो बॉर्डर इशू क्रिएट हुआ लास्ट ईयर, उसके बाद इंडिया और चाइना ने बात करी, बातचीत के द्वारा डिसएंगेजमेंट की यहाँ पे कोशिशें की गई। तो सबसे पहले जो डिसएंगेजमेंट हुआ वो इस लेक एरिया के आसपास ही हुआ, इस एरिया में। तो ऐसे में था क्या कि चाइनीज़ फोर्सेस यहाँ पे नॉर्थ वाले पोर्शन में थी और इंडिया की जो फोर्सेस हैं नीचे यहाँ पे कैलाश रेंज है उसके ऊपर चढ़कर बैठ गई थी। और राइटर का कहना है कि इंडिया के लिए ये पोजीशन एक एडवांटेजियस पोजीशन थी और इसके बेसिस पे इंडिया चाइना से विचार विमर्श कर सकता था और अपनी शर्तें रख सकता था। और इसके सामने चाइना को कहीं ना कहीं भारत की शर्तें, भारत की बातें माननी पड़ती, क्योंकि भारत इस समय एडवांटेजियस पोजीशन में था, एक हाइट पे था और उससे आसपास की बहुत सारे एरिया पे इंडिया नज़र रख सकता था और अपनी सिचुएशन को बेटर बना सकता था। पर हुआ क्या कि यहाँ पे डिसएंगेजमेंट के चक्कर में इंडिया ने अपनी फोर्सेस कैलाश रेंज से नीचे उतार ली। और उसके बाद यानी फर्स्ट राउंड के बाद बाकी जितने भी हम यहाँ पे प्लेसेस देख रहे हैं जहाँ पे डिसएंगेजमेंट होना चाहिए था, उसके बाद कोई भी ऐसे प्रयास नहीं हुए। इंडिया की साइड से कोशिशें हुई पर चाइना से वहाँ पे हमें रेसिप्रोकल नहीं मिला उस चीज़ का। और
ये डिसंगेजमेंट टॉक यहीं तक ही सीमित रहेगा। यानी इंडिया की जो पोजीशन थी वो तो अब डिसएडवांटेजेस पोजीशन बन चुकी है, क्योंकि कैलाश रेंज से इंडियन फोर्सेस तो नीचे आ गई हैं, बट उसके बाद से चाइना की तरफ से ये कोशिशें बंद कर दी गई कि हम फर्दर एरियाज़ में डिसंगेजमेंट कर सकें। तो राइटर इस को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि इंडिया को कहीं ना कहीं अपनी इस पोजीशन को लूज़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो पोजीशन छोड़ते ही इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेजेस पोजीशन में आ गया, और वो चाइना के साथ अब इस तरह की बातें चाइना की शर्तों पे अब करेगा, इंडिया की शर्तों पे बातें होना लगभग नामुमकिन है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रखा है, फ़िलहाल जो सिचुएशन है कोविड-19 की, उससे ऑलरेडी इंडिया काफ़ी इफ़ेक्टेड है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, सोशल जो सेक्टर्स हैं वो इफ़ेक्टेड हुए हैं, साथ ही साथ इकॉनमी हमारी बहुत ज़्यादा इससे इफ़ेक्टेड है। ऐसे में बॉर्डर टेंशन्स पे भी हम ध्यान दें और पैसा खर्च करें, हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं हैं, तो ऑब्वियसली हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। तो इसलिए इंडिया चाहता था कि ये सिचुएशन रिजॉल्व हो जाए, बट कहीं ना कहीं चाइना ने इसका फ़ायदा उठाया और हमारी पोजीशन को उन्होंने चेंज करके डिसएडवांटेजेस पोजीशन में हमें कर दिया। अब यहाँ पे देखो कि कोविड-19 की सिचुएशन जब फर्स्ट वेव के बाद इंडिया की पोजीशन बेटर होने लग गई थी, तो इंडिया ने एक प्रोग्राम चलाया था जो कि था वैक्सीन मैत्री। इसके तहत बहुत सारे देशों को इंडिया ने वैक्सीन्स और मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम कह सकते हैं, जिसे हम ग्रांट कहते हैं, ग्रांट के रूप में ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी है। वहीं चाइना का एक प्रोग्राम था जिसको हम कहते हैं वैक्सीन डिप्लोमेसी। तो चाइना ने इसके तहत जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके तहत मेडिकल सप्लाइज़ एंड वैक्सीन्स दूसरे कंट्रीज़ को प्रोवाइड करी हैं। तो इंडिया की पोजीशन यहाँ पे वैक्सीन मैत्री को लेकर एक अच्छी पोजीशन बताई जा रही थी, और इंडिया की जो इम्पोर्टेंस है दूसरी कंट्रीज़ में वो भी अच्छी होती, पर फिर यहाँ पे सेकेंड वेव आई और हमारा ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं बीच में ही हमें छोड़ना पड़ा, और हम दूसरे कंट्रीज़ को वैक्सीन्स नहीं प्रोवाइड कर सके, और जो हमने प्रॉमिसेस कर रखे थे उससे भी हमें पीछे आना पड़ा, क्योंकि फ़िलहाल अपनी ही कंट्री में इतनी बुरी सिचुएशंस है कि हम अपने ही लोगों को वैक्सीन्स प्रोवाइड कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट हम अपने लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड करने के लिए अब दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंड हो गए हैं। तो जो एक इनिशिएटिव था गावी कोवैक्स जिसे कहते हैं स्कीम, इसके तहत बहुत सारी कंट्रीज़ यानी ऑलमोस्ट वर्ल्ड की 2/3 कंट्रीज़ एक प्लेटफॉर्म पर आई थी, और उसमें ये कहा गया था कि अलग अलग कंट्रीज़ को वैक्सीन्स प्रोवाइड की जाएंगी, इर्रिस्पेक्टिव कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। पर इस प्लेटफॉर्म पे भी इंडिया की जो अपनी एक पोजीशन होनी चाहिए थी या जो इम्पोर्टेंस होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई, क्योंकि सेकेंड वेव में इंडिया की हालत ही इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। तो ऐसे में इंडिया की सिचुएशन काफ़ी वीक हो गई है, और ग्लोबल पार्टनरशिप के तौर पे इंडिया को अब एक अनअट्रैक्टिव पार्टनर के रूप में देखा जाएगा, और साथ ही साथ अब इंडिया को चाइना से डील करने के लिए कहीं ना कहीं यूएसए पे डिपेंड रहना पड़ेगा। ये बात यहाँ पे राइटर कह रहे हैं। यानी इस पैंडेमिक के बाद, सेकेंड वेव के बाद इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है ग्लोबली भी। अब इसके बाद देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट के पास ये बहुत बेकार सिचुएशन हम कह सकते हैं जो पैंडेमिक की है, साथ ही साथ चाइना के साथ टेंशन थी और दूसरी साइड से पाकिस्तान के साथ भी टेंशन थी। तो ऐसे में दो साइड से बॉर्डर पे ध्यान देना, साथ में जो हमारी कंट्री की अंदर की जो सिचुएशन है उसको भी ध्यान देना हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन थी। इसलिए बैक डोर से पाकिस्तान के साथ टॉक्स इनिशिएट किए गए, और पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर एग्रीमेंट साइन किया गया लाइन ऑफ कंट्री, यानी जिसे हम LOC कहते हैं वहाँ पे। और ये सीज़ फायर एग्रीमेंट अभी तक तो ठीक चल रहा है, पर पाकिस्तान का हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट में के ही अलग अलग सेक्शन से अलग अलग बातें निकल के आ रही हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान इस स्टैंड को भी रखता है कि कश्मीर में जो इंडिया ने आर्टिकल 370 का एबॉलिशन किया है उसको चेंज करना चाहिए, यानी पहले की पोजीशन जो है वही वापस वहाँ पे लाना चाहिए, और स्पेशल स्टेटस का जो एक दर्जा दिया गया था कश्मीर को वो वापस देना चाहिए, और उसके बाद ही कोई रिलेशनशिप मेंटेन किया जा सकता है इंडिया के साथ। ये पाकिस्तान का स्टैंड है। बट फिर भी सीज़ फायर साइन हुआ। सीज़ फायर साइन करने के बाद अपोजिशन भी आया गवर्नमेंट की साइड से पाकिस्तान में। तो इस तरह से ये पाकिस्तान का ये स्टैंड और ये सीज़ फायर एग्रीमेंट कितना सक्सेसफुल होता है इस पे बहुत सारे डाउट्स अभी बने हुए हैं। तो ऐसे में चाइना भी आगे आया और उसने इंडिया को वैक्सीन और मेडिसिन की सप्लाई देने की बात कही,
पर ये जो वैक्सीन और जो दूसरी सप्लाई हैं जो चाइना की साइड से हो सकती हैं या हो रही हैं, वो एक तरह से एड हम कहेंगे, मतलब ग्रांट नहीं कहेंगे, फ्री हेल्प नहीं है ये, कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, यानी कि जैसे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि एक्सचेंज होता है, हम मनी के बदले में कुछ सप्लाईज़ लेते हैं, वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। तो चाइना की तरफ से एक हेल्प एक तरह से कह सकते हैं नहीं है, वो एक अपना बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे वो हमें सप्लाईज़ कर रहे हैं और उसके बदले उन्हें रिवेन्यू हो रहा है। तो चाइना के इस हेल्प को एक बहुत एक अच्छे इनिशिएटिव के तौर पे नहीं लेना चाहिए कि इंडिया के साथ चाइना रिलेशंस अपने अच्छे कर रहा है और इस तरह से ये इनिशिएटिव ले रहा है, क्योंकि चाइना एक बिजनेस माइंडेड कंट्री है और हमेशा वो अपना फ़ायदा ही देखता है किसी भी कंट्री के साथ रिलेशंस बनाने में। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो चाइना का ये स्टैंड है कि जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं वो एक अलग इशू है, जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो अलग हैं और दोनों को अलग अलग ही रखना चाहिए। बॉर्डर पे कितने भी टेंशन्स हैं पर ट्रेड रिलेशंस चलते रहने चाहिए। इसके अगेंस्ट में इंडिया का ये स्टैंड है कि जो बॉर्डर पे इश्यूज़ हैं, जो रिलेशंस जिस तरह से बॉर्डर पे हैं, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होंगे हमारे इकोनॉमिक रिलेशन या ट्रेड रिलेशन में भी। अगर बॉर्डर पे डिस्प्यूट है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, झड़प हो रही है, तो हमारे जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो भी बहुत स्मूथ नहीं हो सकते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम्स आएंगी। यानी कि दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, दोनों इंडिपेंडेंट नहीं हैं। ये इंडिया का स्टैंड है और चाइना का ये स्टैंड है कि हमारे ट्रेड जो है रिलेशंस वो बने रहने चाहिए, क्योंकि इंडिया चाइना के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो चाइना से इंडिया में आते हैं और इस तरह से इंडिया एज अ मार्केट चाइना लूज़ नहीं करना चाहेगा। इसीलिए बॉर्डर टेंशन्स और ट्रेड रिलेशंस चाइना हमेशा अलग रखने की कोशिश करता है। तो ये था पूरा आर्टिकल। अब हम समझते हैं इसके वो वर्ड्स जो हमें यहाँ पे याद करने हैं। तो फर्स्ट वर्ड है avowed, that is to express your opinion publicly. Second is ballet, that is give an idea of something that is false, जो अक्सर चाइना करता आ रहा है कि हर एक इश्यू के बारे में ऐसे फॉल्सिफिकेशन प्रोवाइड करना, आइडियाज़ प्रोवाइड करना जो दूसरे कंट्रीज़ को लगे कि हाँ, मतलब चाइना की पोजीशन को अच्छा करने के लिए हमेशा चाइना ऐसा करता आया है। थर्ड इज़ ऑस्टेंसिबली, दैट इज़ अवाउडली। नेक्स्ट इज़ लिंचपिन, दैट इज़ आई थिंक वाइटल टू एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देन हिज रेनेगिंग, दैट इज़ गो बैक ऑन अ प्रॉमिस और कॉन्ट्रैक्ट, यानी किसी चीज़ को फुलफ़िल ना कर पाना। जैसे कि इंडिया ने गावी कोवैक्स के प्लेटफॉर्म के ज़रिए हेल्थ प्रोवाइड करने की कोशिश की थी या फिर मैत्री प्रोग्राम चलाया था, पर उस प्रॉमिस को इंडिया फुलफ़िल आगे नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ जो भी फ़िलहाल इंडिया में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। नेक्स्ट इज़ फ्लॉन्ड्रिंग, दैट इज़ टू बी इन डेंजर ऑफ फेलिंग। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टॉक्स है सीज़ फायर की, फ़िलहाल तो सीज़ फायर एग्रीमेंट साइन हो गया है पर वो कब तक चलेगा कुछ कह नहीं सकते, वो कभी भी फेल हो सकता है, तो इसको हम होएंगे फ्लॉन्ड्री। नेक्स्ट इज़ एमिनेटिंग, दैट इज़ टू प्रोड्यूस और शो समथिंग। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे यूजिंग ऑल ऑप्शंस। तो यहाँ पे इंडिया के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में बताया हुआ है कि फ़िलहाल इंडिया ने अपने 3% पॉपुलेशन को वैक्सीन की 2 डोजेज़ प्रोवाइड कर दी हैं, पर 10.4% ऐसी पॉपुलेशन है जिसको वैक्सीन की सिंगल डोज दी गई है। और ऐसे में जो पेंडेमिक की सिचुएशन इंडिया में है, वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे हमारे पास फ़िलहाल सिर्फ 2 वैक्सीन्स हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो ऐसे में और ज़्यादा प्रोडक्शन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना और ज़्यादा प्लेयर्स को यहाँ पे लेकर आना जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो सके वैक्सीन की और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पहुँच सके, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में जो इंडिया है उसको अपने कहीं ना कहीं वैक्सीन और मेडिसिन में स्टैट्यूटरी रिजाइम है जो इंडिया का, उसको इन्वोक करना चाहिए। पर हमेशा जो इंडिया का जो स्टैंड है फ़िलहाल इससे अलग है, वो कह रहा है कि अगर हम इंटरवीन करते हैं इस सेक्टर में, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो फ़िलहाल अभी प्राइवेटली ओन्ड है, यानी जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वैक्सीन का वो प्राइवेट प्लेयर्स कर रहे हैं, और अगर यहाँ इंडिया इसमें इंटरफेयर करता है तो कहीं ना कहीं ये बैकफायर करेगा इंडिया के लिए। जो सेंटर का पॉइंट है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है, जो अपने व्यूज़ वो ये थे कि एक्सरसाइज ऑफ स्टैट्यूटरी पावर्स अंडर द पेटेंट एक्ट ऑफ 1970 कैन ओनली प्रूव टू बी काउंटर प्रोडक्टिव एट दिस स्टेज। देखिए,
पेटेंट एक्ट है जो कि साइन किया गया था, मतलब जो ये एक्ट आया था 1970 में, और इसके तहत कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं कि देखो, पेटेंट तो कोई भी अगर कुछ नया बना रहा है, कुछ इनोवेशन कर रहा है, तो उसे पेटेंट दिया जाता है। पर जब कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, नेशनल इमरजेंसी है या फिलहाल जैसे एक्सट्रीम इमरजेंसी होती है, जैसे पैंडेमिक का टाइम है, ऐसे में इस पेटेंट एक्ट को कहीं ना कहीं हम ना मानते हुए एक कंपल्सरी लाइसेंसिंग का प्रोविज़न होता है, हम उसको इन्वोक कर सकते हैं और उसके तहत उन प्लेयर्स को भी हम वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने के लिए लाइसेंस दे सकते हैं जो कि इस पेटेंट रूल के तहत वैक्सीन नहीं बना सकते थे। तो इंडिया का कहना है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे मैन्युफैक्चरिंग, जो फ़िलहाल वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग है, वो इफ़ेक्ट होगी और वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी हमारे लिए। जबकि इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों ने, साउथ अफ्रीका ने WHO में ट्रिप्स वेवर प्रोवाइड करने के लिए प्रपोजल रखा था, और उसके अगेंस्ट जो वहाँ पे इंडिया का जो स्टैंड है WHO में, उसके अगेंस्ट इंडिया यहाँ पे एक्ट कर रहा है कि अपने यहाँ पे इस जो पेटेंट एक्ट ऑफ 1970 था उसमें इंटरवेन करने से मना कर रहा है। तो राइटर इस स्टैंड को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और उनका कहना है कि इंडिया को फ़िलहाल जितने ऑप्शंस हैं, हर ऑप्शंस को यूज़ करना चाहिए और दूसरे प्लेयर्स को भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए पेटेंट देना चाहिए, जिससे कि जो वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग है अच्छे स्केल पे हो सके और हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम एक अच्छे स्केल पे चल सके। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे वो वर्ड्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज़ ravage, that is destroy something. Second is substantial, that is large amount. एंड थर्ड इज़ redundant, that is no longer needed, यानी कोई ऐसी चीज़ अब जो यूज़ में ना हो, जिसका यूज़ आउटडेटेड हो चुका हो, उसको हम कहेंगे redundant। तो यहाँ पे थर्ड आर्टिकल है आर्टलेस एंड हार्टलेस। तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्लान है, यानी कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाना जो प्रोग्राम है, उसके बारे में राइटर्स अपने व्यूज़ रख रहे हैं। और उनका कहना है कि ऐसी पैंडेमिक की सिचुएशन में गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे इनिशिएटिव लेना और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि गवर्नमेंट जो अपनी एक तरह से पावर है या शो ऑफ है उसमें लगी हुई है और इस तरह की सिचुएशन को अच्छे से टैकल नहीं कर रही है। जो रिसोर्सेज हमारे इस प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फ़िलहाल हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो प्रॉब्लम्स है, यहाँ लगाई जानी चाहिए थी, पर ये एक तरह से अलग डायरेक्शन में रूट की जा रही हैं। कहीं ना कहीं जो हमारा सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, ये ज़रूरी है, बट इस पैंडेमिक की सिचुएशन को देखते हुए इस समय इसे इम्प्लीमेंट करना, इसको इनिशिएट करना, इसको जो है राइटर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस प्रोग्राम को इमीडिएटली सस्पेंड कर देना चाहिए और यहाँ पे पब्लिक कंसल्टेशन होना चाहिए और उसके बाद ही इसको शुरू करना है। पर देखिए, कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो कि लोगों से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, जो उनको बेनिफिट नहीं पहुंचा रहा है, तो ऐसे में पब्लिक कंसल्टेशन से उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो अगर पब्लिक कंसल्टेशन होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस प्रोग्राम को सस्पेंड करना पड़ेगा और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ज़रूरी है। अब देखिए, इसके पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमेशा जो इलेक्शन होते हैं उसमें सीट्स हर स्टेट को और हर स्टेट के अंदर कुछ एरियाज़ डिफ़ाइन किए जाते हैं कि कौन कौन से एरिया हैं किसी MLA के लिए या MP के लिए। तो ये जो एरिया को डिफ़ाइन किया जाता है डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा, वो 2026 तक फिक्स कर दिया था कि इस ईयर तक जो सीट्स हैं वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं की जाएंगी। उसके बाद जो फर्स्ट सेंसस होगा, जो कि प्रोबेबली 31 में होगा, उसके बाद ही उसको चेंज किया जा सकता है। और फ़िलहाल हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो अब इसके बाद जो भी इलेक्शन होंगे वहाँ पे सीट्स बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि चेंज किए जाएंगे और काफ़ी सीट्स बढ़ेंगी, यानी लोकसभा और राज्यसभा की जो सीट्स हैं वो इंक्रीज़ होंगी यहाँ पे। और अगर MPs के नंबर्स इंक्रीज़ होते हैं तो सिंपल सी बात है, जो हमारी करेंटली जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसमें इतना स्पेस नहीं है कि वो इंक्रीज नंबर ऑफ़ MPs को ऑक्यूपाई कर सके। तो इसके लिए हमें दूसरा पार्लियामेंट ज़रूरी है, बनाया जाना चाहिए उसे। लेकिन फ़िलहाल की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना, ये कहीं ना कहीं सरकार अपनी एक तरह से पोजीशन को दिखाना चाह रही है कि सरकार क्या कर रही है यहाँ पे।
अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो बहुत जल्दबाजी में इनिशिएट किया जा रहा है और सरकार का स्टैंड है कि इसको 2024 तक ख़त्म भी कर देना है। तो ये जो स्टेप है इसको क्रिटिसाइज़ करते हुए राइटर ये कह रहे हैं कि जो इसके इफ़ेक्ट होंगे, यानी इतना सारा रिसोर्स इस पे ख़त्म किया जाएगा तो उसके इफ़ेक्ट हम हेल्थ जो क्राइसिस है और जो इकॉनमी की सिचुएशन है उसका ख़राब होना, हम वो सब देख पाएंगे। यानी फ़िलहाल हमारे लिए जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो हेल्थ सेक्टर और हमारी इकॉनमी होनी चाहिए, ना कि ये प्रोजेक्ट, ऐसा राइटर का कहना है। तो देखिए हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उसे पढ़ते हैं। इम्पीरियस, दैट इज़ एक्सपेक्टिंग पीपल टू ओबे यू। Second is grandeur, that is large and impressive. Next is colossus, that is bigger than life size, यानी किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस जब बहुत ज़्यादा होती है तो उसे हम कहते हैं colossus. Next is razing, that is to destroy a building. तो नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा लास्ट आर्टिकल है वो है इट इज़ गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स फॉर वेमेन वर्कर्स। तो आपने लास्ट जब हमारा फर्स्ट पेंडेमिक हमने जब फेस किया था उस वक्त भी ये बहुत सारी न्यूज़ इस तरह से आ रही थी कि वेमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं, बढ़ गए हैं। पर इस आर्टिकल में जो राइटर हैं वो वुमेंस की मतलब वर्किंग कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, उनके वर्क से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो राइटर का कहना ये है कि 2020 में जो पेंडेमिक आया था, कोरोना के केसेस आए थे, उसके पहले भी जो जेंडर एम्प्लॉयमेंट गैप है वो बहुत ज़्यादा था। यानी कि जो फीमेल्स जो वर्किंग फोर्स है, यानी कि 15 से लेकर 59 ईयर्स की एज के बीच में जो फीमेल हैं उनमें से सिर्फ 18% एम्प्लॉयड हैं। और अगर हम मेल की बात करें तो 75% मेल ऐसे हैं जो इस एज में एम्प्लॉयड थे। अब क्या रीज़न हो सकता है कि फ़ीमेल वर्कफोर्स इतने कम अमाउंट में एम्प्लॉयड है? तो उसका रीज़न कुछ राइटर जो बता रहे हैं वो ये है। फर्स्ट है लैक ऑफ गुड जॉब्स, यानी वो जॉब्स जो महिलाओं के लिए अच्छी मानी जा सके वो उनकी कमी है। सेकंड इज़ रेस्ट्रिक्टिव सोशल नॉर्म्स। तो हमारी सोसाइटी में सोशल नॉर्म्स ऐसे ही होते हैं कि बहुत कम ही फील्ड है जहाँ पे लड़कियों को जाने दिया जाता है, या फिर ये माना जाता है कि लड़कियों को घर पे रहना चाहिए, घर के काम करने चाहिए। तो इस तरह की जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो मान्यताएं हैं, वो भी लड़कियों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाती हैं। एंड थर्ड है कि जो हाउस होल्ड बर्डन्स होते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अलाउ नहीं कर पाते हैं कि वुमेंस को कि वो वर्क फोर्स का हिस्सा बन सके और एम्प्लॉयड हो सके, क्योंकि एक बहुत लिमिटेड जॉब ही है जो जहाँ पे वो अपने चांसेस देखती हैं जिससे वो वर्क और फैमिली दोनों को बैलेंस कर सकेंगी। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिस वजह से जो वुमेन है उनका जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट में या वर्क फोर्स में वो काफ़ी कम है। अब यहाँ पे डेटा रिलीज़ किया था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, जिसमें ये कहा गया है कि 61% ऑफ मेल वर्कर्स ऐसे हैं जो इस पैंडेमिक की सिचुएशन से अनअफेक्टेड थे। यानी पैंडेमिक आने के बाद उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन या जॉब लॉस या जॉब में पे कट कुछ नहीं हुआ है। ऐसे जो मेल्स हैं उनकी परसेंटेज है 61%। और ऐसे अगर हम फीमेल की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 19 वेमेंस ऐसी हैं जो कि इस पैंडेमिक की सिचुएशन से इफ़ेक्टेड नहीं हैं। और अगर हम बात करें उन लोगों की जिनकी जॉब लॉस हुई थी, तो ऐसे में पैंडेमिक की सिचुएशन सुधरने के बाद 47% वुमेन ऐसी हैं जो वापस काम पे नहीं आ सकी हैं। और ऐसे अगर हम मेल्स की बात करें तो सिर्फ 7% मेल ऐसे हैं जो वापस काम पे नहीं आ सके हैं। तो ऐसे में भी देखा जाए तो वुमेन्स की जो सिचुएशन है वो यहाँ पे हमें ख़राब नज़र आ रही है। साथ ही साथ हम अगर बात करें कि इस दौरान वो लोग जिन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किया है या फिर डेली वेजेस की तरफ मूव किया है, ऐसे में फ़ीमेल की पॉपुलेशन जो है, फ़ीमेल्स की संख्या जो है वो डेली वेजेस के रूप में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। और सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में जो फीमेल्स गई हैं वो बहुत कम गई हैं। और अगर हम मेल से कंपेयर करें तो मेल जो हैं वो डेली वेजेस कम हुए हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है ज़्यादा हुआ है। और अगर हम पेमेंट की बात करें तो डेली वेजेस जो होते हैं उनको पेमेंट कम मिलती है। यानी जो महिलाओं का वो सेक्शन जो इस फील्ड में गया है उनको पेमेंट भी काफ़ी कम मिलेगी। और वो सेक्शन जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है या दूसरी तरह की जॉब कर रहे हैं या उनकी मंथली सैलरी है, वहाँ पे जो पेमेंट के चांसेस हैं और पेमेंट के ऑप्शंस हैं वो बेटर हैं। तो और क्योंकि ज़्यादातर जो फीमेल्स हैं वो डेली वेजर्स हैं, तो यहाँ पे भी उनकी जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजियस पोजीशन हो जाती है।
अब देखिए, इस पैंडेमिक की सिचुएशन में अगर हम बात करें तो वो वर्कफोर्स जो हेल्थ केयर, एजुकेशन इस जैसी फील्ड में फ़ीमेल्स का अमाउंट था वो पहले से ही कम था। जैसे मान लो पहले अगर 100 में से एजुकेशन सेक्टर में सिर्फ हम मान लेते हैं 20 वुमेन थी, यानी 20% वर्कफोर्स ऐसा था जो कि एजुकेशन सेक्टर में फ़ीमेल्स थी। पर जब जॉब लॉस हुआ तो हमने देखा कि इस फील्ड में अगर 100 लोगों की जॉब जा रही है तो उसमें से 70 जो हैं वो वुमेन्स थी। यानी कि वर्कफोर्स में वुमेन की का मतलब ऑलरेडी जो संख्या है वो कम है, पर जब जॉब लॉस हो रही है तो वुमेन्स की ज़्यादा हो रही है और मेंस की कम यहाँ पे जॉब लॉस हो रही है। तो अब जो वर्किंग फोर्स बचा है हमारा फीमेल्स का वो और ज़्यादा कम हो चुका है। सेम ऐसे ही हेल्थ सेक्टर की बात करें तो 100 में से 40 ही यानी 40% ही हैं जो फीमेल वर्कफोर्स थी। पर जब जॉब लॉस हुआ तो 80% वर्कफोर्स यानी जिनका भी जॉब लॉस हुआ उनमें से 80% फीमेल्स थी। तो अगेन हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, इसमें भी जो फीमेल्स की कंडीशन है वो ज़्यादा ख़राब हो गई है पैंडेमिक के बाद में। और साथ ही साथ डोमेस्टिक वर्क वो भी इंक्रीज़ हुआ है। वो फीमेल्स जिन्होंने अपनी जॉब लॉस करी है उनका बहुत सारा टाइम अब जा रहा है डोमेस्टिक वर्क में। यानी अगर वो पहले 2 से 4 घंटे घर पे काम करती थी तो वो अमाउंट बढ़ के अब 6 से 8 या 10 घंटे हो गया है। ना सिर्फ अनएम्प्लॉयड फीमेल्स के लिए, वो फीमेल्स जो कि वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं उनके लिए भी कंडीशन ख़राब ही हुई है, क्योंकि उन्हें माना जा रहा है कि ये घर पे हैं तो घर के कामों को करेंगी। तो उनके लिए भी जो डोमेस्टिक वर्क का बर्डन है वो इंक्रीज़ हुआ है। और अगर हम कंपेयर करें मेल्स का तो मेल्स में लगभग डोमेस्टिक वर्क का प्रेशर ना के बराबर आया है। तो यहाँ पे भी जो फेमेंस की पोजीशन है वो डिसएडवांटेजेस पोजीशन है। यानी पहली बात तो इकोनॉमिकली वो डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है कि उन्हें फाइनेंसेस कम मिल रहे हैं, उनकी सैलरी कम है, ऐसी वो जॉब में है जहाँ पे उन्हें ऑलरेडी पेमेंट कम मिलती है। और दूसरा, उन्हें डोमेस्टिक हेल्प भी काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। डोमेस्टिक वर्क में मतलब घर में भी इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है कि एक अच्छा खासा उनके पूरे दिन का जो आवर है वो घर के कामों में कंज्यूम हो जाता है। तो यहाँ पे सरकार को क्या करना चाहिए वो राइटर कह रहे हैं। तो पहली जो हमारी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं रूरल गारंटी स्कीम्स के तौर पर, उसको एक्सपैंड करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल फोर्स इसमें कंट्रीब्यूट कर सके। और सेकंड है, इसके तर्ज पे एक प्रोग्राम अर्बन एरिया में भी चलाना चाहिए जिससे अर्बन एरिया में वो फीमेल जो अफेक्टेड हैं या जो एम्प्लॉयमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाई हैं वो यहाँ पे बेनिफिट ले सकें। तो ये किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा फ़ीमेल वर्कफोर्स को इंक्रीज़ करने के लिए। और अगर हम बात करें फ़िलहाल कोविड की जो सिचुएशन है इसके तौर पर राइटर का कहना ये है कि कोविड-19 हार्डशिप अलाउंस दिए जाने चाहिए उन वर्कर्स को जो कि आंगनवाड़ी वर्कर्स थे या फिर आशा वर्कर्स थे। उनको इसके रूप में कंपनसेशन के रूप में राइटर कह रहे हैं कि 5,000 का पर मंथ एक फ़िक्स अमाउंट देना चाहिए अगले 6 महीने के लिए, जिससे कि उनकी सिचुएशन जो उनकी कंडीशन है वो सुधर सके। राइटर का कहना है द टाइम इज़ राइट टू इमेजिन अ बोल्ड यूनिवर्सल बेसिक सर्विसेज प्रोग्राम, यानी ऐसा सर्विस प्रोग्राम लाना चाहिए जो सभी को मिल सके, चाहे अमीर हो गरीब हो, सभी के लिए यूनिफॉर्मली हम उसको शुरू कर सकें। नॉट ओनली फिल्स एग्जिस्टिंग वैकेंसी। अब इससे क्या होगा कि हमारी जो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज़ हैं जहाँ पे हमें वर्कर्स की ज़रूरत है, पहली बात तो वो फिल होगी कि हम उन वर्कफोर्स को, इन वैकेंसीज़ को फिल करने में यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है, हम ये भी देखेंगे फ़िलहाल की सिचुएशन में कहाँ कहाँ हम काम करा सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमें टैकल करने की ज़रूरत है। तो उन वर्कफोर्स को उस जगह लगाया जा सकता है जहाँ पे हम रिक्वायरमेंट है ऐसे वर्कफोर्स की, तो वहाँ पे इनको यूज़ करके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जा सकता है और इनके अनएम्प्लॉयमेंट जो स्टेटस है, जो इकोनॉमिकली ये डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है, उसको भी ठीक किया जा सकता है। तो ये था हमारा पूरा आर्टिकल। अब हम यहाँ पे एक ही वर्ड था जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो है प्रिकैरिटी, दैट इज़ अ स्टेट ऑफ परसिस्टेंट इनसिक्योरिटी विद रिगार्ड टू एम्प्लॉयमेंट और इनकम। तो ये आज का हमारा एडिटोरियल यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।